नमस्कार बच्चों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। पिछली जो क्लास में आपने पढ़ा था पीएच स्केल के बारे में। पीएच स्केल जो है वो किसी भी विलयन के H प्लस आयनों की सांद्रता यानी हाइड्रोजन आयनों की सांद्रता के द्वारा ये निर्धारित करता है कि ये अम्ल जो है या जो विलयन है ये अम्लीय है या क्षारीय है या उदासीन है। इसके बारे में आपने पिछली क्लास में पढ़ा था। अब आप जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे कि जो पीएच का रोल जो है हमारे जीवन में क्या है, पीएच की जो क्या क्या महत्व है इसके बारे में, फिर हमारे पाचन तंत्र के बारे में और भी आगे चीज़ें आएंगी कि जीवन में जो है फिर पीएच का महत्व क्या है। और इसमें रिएक्शंस भी की हैं, जैसे कि हाइड्रोक्साइड आयनों वो सॉरी धातुओं की क्रिया, अम्लों के साथ क्षार की क्रिया, ऑक्साइडों के साथ, ये सारी आप इसमें पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो अब हम आज पढ़ेंगे दैनिक जीवन में पीएच का महत्व। ये क्लास तभी आपको समझ में आई जब आप इससे पिछली वाली क्लास को देखेंगे, क्योंकि इसका ही रूप आगे आगे का जो बढ़ने का क्रम है वो इस क्लास में है। देखिए, दैनिक जीवन में पीएच के महत्व के बारे में देखेंगे, जो कई प्रकार का महत्व है। यानी पीएच का जो हमारे जीवन में वो कई प्रकार से महत्व है। मनुष्य का जो शरीर है वो 7 पीएच से 7.8 पीएच परास के बीच कार्य करता है। यानी जो हमारी बॉडी या जो हमारा शरीर है वो 7 से 7.8 पीएच परास के मध्य कार्य करता है। भाई 7 तो उदासीन होता है, कल बताया था। 7 कैसा होता है? उदासीन होता है। और 7 से ऊपर चलने पे क्या? क्षारीय होता है। और 7 से नीचे चलने पर अम्लीय होता है। यानी जो मनुष्य की जो बॉडी है वो 7 से 7.8 पीएच परास के मध्य कार्य करता है। वर्षा का जल जो है 5.6 से कम अगर हो जाए, यानी वर्षा का जल का जो पीएच मान है वो 5.6 से अगर कम हो जाता है तो वो कैसी अम्लीय वर्षा हो जाती है, एसिडिक रेन। जैसे कि आपने देखा है कि जैसे वर्षा हो रही है इसका बहुत ही इफेक्ट पड़ता है। अगर अम्लीय वर्षा होती है तो जो पुरानी बिल्डिंगें हैं, लोहे के सामान हैं, उन पे अगर वर्षा होगी तो उन्हें क्षति पहुंचाएगी और एक समय ऐसा आएगा कि वो नुकसान होकर वो नष्ट हो जाएंगे। यानी वर्षा अम्लीय वर्षा कब होती है? 5.6 से जैसे ही कम होता है तो वो वर्षा जो है वो अम्लीय एसिड रेन में बदल जाती है। दूसरी बात, अम्लीय वर्षा का जो जल है, भाई जल जब बरसेगा तो नदी नालों या तालाबों में जाएगा। जैसे ही वो नदी या तालाब में चला जाता है तो वहां जो जीव हैं, जैसे अम्लीय वर्षा का जल जब वर्षा हुई तो वो नदी नालियों के माध्यम से समुद्र में जाएगा, नदियों में जाएगा, नालियों में जाएगा। और उन नालियों या जंतु जो जीव जंतु जो वहां रहते हैं उनके जीवन कठिन हो जाता है। यानी जब वो अधिक वर्षा का जल आएगा तो वैसा समय भी आएगा कि जीव मर सकते हैं, और मर सकते हैं तो वहां का सिस्टम ही बिगड़ जाएगा। तो अम्लीय वर्षा, अधिक अम्लीय वर्षा का होना भी जल में जो रहने वाले जीव जंतुओं के लिए नुकसानदायक है। ठीक है, ये बात समझ लिए। यानी अम्लीय वर्षा जब होती है, अगर वो कहीं तालाबों में या नदियों में जाती है और वहां के जो जीव जंतु हैं उनको नुकसान पहुंचाने का कार्य करती है। दूसरी बात कि अगर किसान है, किसान को अच्छी फसल अगर पानी है तो उसे पीएच जो मिट्टी होती है उसका पीएच परास का मान आवश्यक पता होना चाहिए, क्योंकि अगर किसानों की अच्छी उपज के लिए एक विशिष्ट पीएच मान की आवश्यकता होती है। अगर वो अधिक अम्लीय होगी तो फसल नहीं होगी, अगर वो अधिक क्षारीय होगी तो फसल नहीं होगी। इसका एक रेशियो होता है जो उसके अनुसार ही फसल आप अच्छी उपज कर सकते हैं। ये तो था दैनिक जीवन में पीएच का महत्व। तो पूछा जाता है, कई बार सीबीएसई और यूपी बोर्ड ने इनको क्वेश्चन को पूछा है, और ये पूछा है कि भाई दैनिक जीवन में पीएच जो है उसके महत्व के बारे में आप ये पॉइंट लिख सकते हैं। ठीक है, अब हम आगे देखेंगे पाचन तंत्र के बारे में। पाचन तंत्र तो जानते हैं, जहाँ भोजन पचता है।
लीवर लीवर हो गया, और कई चीजें जो ऐसी हैं जो सहयोग करती हैं पाचन तंत्र में। देखिए मनुष्य के उधर उधर कहते हैं लीवर में HCl क्या होता है, ये होता है अम्ल होता है। HCl जिसे बोलते हैं हाइड्रोक्लोरिक अम्ल उत्पन्न होता है। HCl उदर को हानि पहुंचाए बिना भोजन के पाचक में सहायक होता है। यानी मनुष्य को भोजन और कीटाणुओं को मारने के लिए HCl उसके उदर में बनता है, जो कि उसे अगर आप ऐसे डालेंगे तो आपको वो जला देगा। लेकिन उधर में जो लीवर में वो एक लेयर होती है उसके द्वारा उसे नुकसान नहीं पहुंचता। किससे? HCl से, जिससे कि वो क्या करता है, बैक्टीरिया और भोजन को पचाने में सहायता करता है। कौन? HCl। लेकिन जब हम कभी ज्यादा खा लें या तली हुई चीजें ज्यादा खा लें तो आपने देखो कभी एसिडिटी बनती है जो गले में जलन सी होती है, उसके बारे में देखिए। अपच की स्थिति में उधर अत्यधिक मात्रा में HCl उत्पन्न करता है। जैसे कि हमने कोई तली भुंजी चीजें ज्यादा खाई तो HCl की मात्रा हमारे उदर में बढ़ जाती है, मात्रा उत्पन्न करता है, जिसके कारण उदर में जलन व दर्द होता है। गले में जलन का अनुभव होगा, दर्द होगा। ठीक है, इस दर्द से मुक्त पाने के लिए हम क्षारकों का उपयोग करते हैं। और क्षार अम्लीयता को कैसा कर देता है? उदासीन कर देता है। देखिए बात यह है कि हमारे पाचन तंत्र में हाइड्रोक्लोरिक एसिड पाया जाता है, जो हमारे भोजन और बैक्टीरिया को पचाने और उन्हें मारने का कार्य करता है। जब हम कभी अधिक मात्रा में तली भुनी चीजें खा लेते हैं तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड की मात्रा बढ़ जाती है। जब वो मात्रा बढ़ जाती है तो हमें जलन और दर्द महसूस होता है। उस दर्द और जलन से मुक्त पाने के लिए हम क्या क्षारकों का उपयोग करते हैं। क्षार अम्ल को क्या कर देते हैं? उदासीन कर देते हैं, यानी उन्हें खत्म करने का काम करते हैं। उदासीन हो जाएगा तो एसिडिटी खत्म हो जाएगी, जिसमें आप मिल्क ऑफ मैग्नीशिया और दुर्बल क्षार का उपयोग कर सकते हैं। अगर आपसे ये पूछा जाए कि भाई पाचन तंत्र में पीएच के बारे में लिखिए, तो आप कह सकते हैं, इस बात को समझा सकते हैं कि हमारे उदर में HCl होता है जो बिना हानि पहुंचाए पाचक, जो भोजन के पाचक में सहायक होता है। और अगर अपच की स्थिति में इसकी मात्रा बढ़ सकती है, जिसके लिए हम क्षारकों का उपयोग कर सकते हैं उसे उदासीन करने के लिए। बात क्लियर हो गई? किसी को कोई दिक्कत तो नहीं? ठीक। इसके बाद हम देखेंगे पीएच परिवर्तन के कारण। अगर पीएच परिवर्तन के कारण दंत क्षय, यानी हमारे दांतों को नुकसान पहुंचना। अब हमारे आपने देखा हो कई लोगों के आपने दांत देखे होंगे घिस जाते हैं, टूटने लगते हैं। वो किसके कारण होता है? वो एसिड के कारण होता है। देखिए मुंह के पीएच का मान 5.5 से कम होने पर दांतों का क्षय प्रारंभ हो जाता है। अगर कोई मनुष्य है और उसके मुंह का मान 5.5 से कम जैसे ही होगा तो उसके दांतों का क्षय प्रारंभ हो जाता है। दांतों का इनेमल, ये देखिए कठोर जो पदार्थ होता है वो होता है इनेमल, जो कैल्शियम फास्फेट, ये कोई कंपटीशन में भी पूछ सकता है, कैल्शियम फास्फेट का बना होता है। अगर कोई पूछे कि मनुष्य के जो दांत होते हैं वो चमकदार जो परत होती है वो इनेमल होती है, और वो बनी किसके द्वारा होती है? कैल्शियम फास्फेट का बना होता है। किसका बना होता है? कैल्शियम फास्फेट का, जो शरीर के सबसे कठोर पदार्थ होता है। आपसे ये भी पूछा है भाई सबसे कठोर पदार्थ बताइए, तो आप इनेमल का नाम लेंगे, जो बना किसके होता है? कैल्शियम फास्फेट का। जब पीएच का मान 5.5 से कम हो जाता है तो ये संक्षारित हो जाता है। ये कठोर पदार्थ जो है वो कब नुकसान उसे मिलेगा? 5.5 से जैसे ही पीएच मान कम आता है तो ही वो इस इनेमल को संक्षारित करते हैं। आगे देखिए, भोजन के बाद मुंह को अपशिष्ट शर्करा, जैसे हम भोजन करते हैं उसके बाद जो अपशिष्ट शर्करा एवं खाद्य पदार्थ निम्नीकरण करके अम्ल उत्पन्न करते हैं। जो हम लोग खाते हैं
वो शर्करा खाद्य पदार्थ का निम्नीकरण करके एसिड को उत्पन्न करती है, यानी अम्ल को उत्पन्न करते हैं। मुंह को साफ रखने से इसे बचाया जा सकता है। जैसे कि मनुष्य खाना खाने के बाद ब्रश करे, अच्छा से सफाई रखे, तो वो उन्हें बचाया जा सकता है। इसके लिए आप क्षारीय मंजन यानी पेस्ट का इस्तेमाल करके अम्लता को उदासीन कर सकते हैं। यानी अगर हम जिसकी एसिडिक अगर मात्रा मुंह में भर रही है तो वो क्षारीय मंजन का उपयोग करेगा तो अम्ल कैसा हो जाएगा, उदासीन हो जाएगा, जिससे क्या है दांतों को बचाया जा सकता है। कैसा बचाया जाए, दांतों को बचाया जा सकता है। इसमें सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण बात यह है कि दांतों को सबसे चमकदार जो परत होती है वो इनेमल और कठोर होती है। तो ये बनी किससे होती है, कैल्शियम फास्फेट के द्वारा। और ये सबसे कठोर पदार्थ होता है किसका, दांतों का। ठीक है, शरीर का सबसे कठोर होता है। और इसे बचाने के लिए क्षारीय मंजन का उपयोग करेंगे तो मुंह की अम्लता शून्य हो जाएगी। कोई दिक्कत, इसमें दिक्कत नहीं आनी चाहिए आपको। आगे देखिए, पशुओं एवं पौधों द्वारा रसायनों से आत्मरक्षा। देखिए कुछ ऐसे पशु और पौधे हैं जो हमें एसिडिक मात्रा से, यानी मधुमक्खी है वो डंक मारती है, वो क्या करेगी, वो क्या ऐसी डंक मारेगी तो जलन होती है, उसके लिए हम उपयोग देखेंगे। फिर एक नेटल है वो डंक मारता है, मेथेनोइक अम्ल छोड़ता है, उससे हम रक्षा के लिए सीखेंगे। तो देखिए पशुओं एवं पौधों द्वारा उत्पन्न रसायनों में आत्मरक्षा। मधुमक्खी का डंक एक अम्ल छोड़ता है। क्या छोड़ता है, मधुमक्खी जो है वो एक अम्ल छोड़ती है डंक मारने पर, जिसके कारण दर्द व जलन का अनुभव होता है। मारे गए स्थान पर बेकिंग सोडा जैसे दुर्बल क्षार का उपयोग करते हैं, जिससे आराम मिलता है। यानी हम आपको उपचार के रूप में बता रहे हैं, अगर कोई मधुमक्खी किसी को काटती है क्योंकि वो एसिडिक छोड़ती है, उसके लिए आप कर सकते हैं जलन, और जहां पे दर्द होता है वहां बेकिंग सोडा या दुर्बल किसी क्षार का इस्तेमाल कर सकते हैं, जिससे कि सूजन और जलन जो है वो कम हो जाएगी। समझ में आया। अगर मधुमक्खी किसी को काटती है तो आप दुर्बल क्षार और किसका उपयोग कर सकते हैं, बेकिंग सोडा का उपयोग कर सकते हैं। अब देखिए एक पौधा है जो पहाड़ी क्षेत्र में होता है, जिसका नाम है नेटल, और इसमें बाल होते हैं वो डंक की तरह कार्य करते हैं। अगर वो छू जाए तो वो काम, एक नेटल के डंक वाले बाल मेथेनोइक अम्ल, कोई कहे अगर कि नेटल जो है वो कैसा अम्ल छोड़ता है, मेथेनोइक अम्ल छोड़ जाता है अगर वो छू जाए, जिसके कारण जलन व दर्द का अनुभव होता है। अगर नेटल के पत्ती लग गई तो आपको दर्द होगा और आपका हाथ सूजने लगेगा। अगर सूजने लगता है तो इसमें डाक की पत्ती रगड़कर इसका उपयोग किया जा सकता है। देखिए ये डाक की जो पत्ती है वो नेटल के आसपास ही जमती है। भाई जिसने पीड़ा दी वो इलाज करेगा। कहने का मतलब ये है कि अगर ये नेटल कहीं, अगर आप पहाड़ी एरिया में जाते हैं, अगर वो पत्ती लगती है और आपका हाथ सूजता है तो वहीं आसपास में डाक का पौधा जमा होगा, तो उसकी पत्ती को आप उस जगह जहां नेटल लगा है वो रगड़ सकते हैं, जिससे कि आपको क्या है, पास ही उगते हैं, जिससे आप पौधे नेटल के पास ही उगते हैं, जिससे कि आप अपने हाथ का उपचार कर सकते हैं। ठीक है, किसी को कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। और एक बात और कि परीक्षा जब आएगी तो इन पेपरों के, क्योंकि आपके पास वीडियो होगा, इन पेपरों के जितने भी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के आए होंगे और प्लस जितने एनसीईआरटी में होंगे वो सारे के सारे आपको कराए जाएंगे। लेकिन वो अभी नहीं, अभी सिर्फ हम थ्योरी कंप्लीट करें। ठीक है, देखिए अब प्राकृतिक अम्लों के बारे में। प्राकृतिक चीज क्या होती है, जो हमें नेचुरल प्रकृति से जो प्राप्त होती है उन्हें हम प्राकृतिक चीजें या प्राकृतिक, हम अम्ल की बात कर रहे हैं जो हमें प्रकृति के द्वारा मिलती है। प्राकृतिक अम्ल जो प्रकृति के द्वारा हमें प्राप्त होते हैं, जैसे कि सिरका जानते हैं, शुगर, गन्ने का सिरका, जामुन का सिरका, ये बनाए कैसे जाते हैं। गन्ने का सिरका रस लिया, उसे मटके में या किसी में बर्तन में ऐसा रखते हैं, नॉन मेटल नहीं होना चाहिए, मिट्टी का होना चाहिए, फाइबर का हो, तो ऐसे में रखते हैं जिससे कि जिस बोतल है उसमें रिएक्शन ना हो सके।
1 साल या 2 साल रखने के बाद ये सिरका तैयार होता है। जामुन का हो सकता है, गन्ने का हो सकता है, और भी अन्य प्रकार के गन्ने होते हैं जिसमें होता है एसिटिक एसिड अम्ल या एसिटिक अम्ल या एसिटिक एसिड। संतरा तो सभी जानते हैं, सिट्रिक। ये आपको जो ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन होते हैं, जैसे कि इमली दे दिया, इमली में बताइए कौन सा अम्ल होता है, तो होता कौन सा है, टार्ट्रिक अम्ल। तो ये आपको ये हल्के में मत लेना इस बात को, मैंने इसीलिए लिखाया है कि कोई भी बच्चे, किसी बच्चे का भी कोई भी चीज छूटना नहीं चाहिए। जैसे कि इमली में होता है टार्ट्रिक अम्ल, टमाटर में होता है ऑक्सैलिक अम्ल, ठीक है, नींबू में होता है सिट्रिक अम्ल, चींटी में होता है मेथोनिक अम्ल, और खट्टा दही लैक्टिक अम्ल। ये आपसे कहीं ना कहीं या भविष्य में ये आपके काम आने वाली बात है कि आप कोई भी एग्जाम, जैसे कि आप जीडी के जो एग्जाम होता है एसएससी 10+2 एसएस वो का नाम डाटा ऑपरेटिंग, या कई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, बोर्ड एग्जाम में सारे का सारा ये कुछ ना कुछ क्वेश्चन आते हैं। लेकिन ये जैसे कि सभी, जैसे कि नींबू का पूछ लिया, संतरे का पूछ लिया, सिरका का पूछ लिया, टमाटर का ज्यादातर, नींबू का और संतरे का ज्यादातर ये पूछा जाता है, ठीक है। अब ये अम्ल है जो हमें प्राकृतिक रूप से मिलते हैं, और जो हम अपने द्वारा बनाते हैं वो होते हैं कृत्रिम या बनाए हुए अम्ल। हम पढ़ेंगे सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड हम कैसे बनाएंगे और इसका उपयोग, यानी सिर्फ आपको देखो, ये इंटर में आपको केमिस्ट्री में डिटेल मिल जाएगा, लेकिन जो हम हाई स्कूल के स्टैंडर्ड के हिसाब से आपको पढ़ा रहे हैं कि सोडियम हाइड्रोक्साइड का जो सूत्र होता है वो NaOH होता है। इसका नाम NaOH, उसका नाम सोडियम हाइड्रोक्साइड ही होता है। अब हम इसे लेबोरेटरी में बनाएंगे कैसे, प्रयोगशाला में से बनाएंगे कैसे। सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन से विद्युत प्रवाहित करने पर वियोजित होकर सोडियम हाइड्रोक्साइड उत्पन्न होता है। जैसे कि भाई कोई एक विलयन है सोडियम क्लोराइड, जिसमें हम विद्युत को लगाते हैं और प्रवाहित करने पर यह वियोजित होकर हमें, जब लाइट जाती है, इलेक्ट्रिसिटी जाती है, तो सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या है, सोडियम हाइड्रोक्स वियोजित होकर सोडियम हाइड्रोक्साइड उत्पन्न करता है। यानी ये अलग होकर किसमें, सोडियम क्लोराइड के विलयन में जब हम विद्युत धारा को प्रवाहित करते हैं तो क्या मिलता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड उत्पन्न होता है। इस अभिक्रिया को क्लोर क्षार बोला, क्लोर क्षार, क्लोर होता है, एक मिनट, इस अभिक्रिया को क्लोर क्षार अभिक्रिया भी कहते हैं। इस अभिक्रिया को क्या, क्लोर क्षार अभिक्रिया भी कहते हैं। इसके जो उत्पाद के रूप में हमें सोडियम हाइड्रोक्साइड, क्लोरीन और हमें H2 प्राप्त होगा, यानी हाइड्रोजन। अब हम क्रिया किसकी साथ, यानी इसमें क्या किया, सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड का सूत्र होता है NaCl। सोडियम क्लोराइड का सूत्र क्या होता है, NaCl। और जब ये NaCl है तो जलीय विलयन है, तो हम क्या लेंगे, जल लेंगे। इन दोनों की क्रिया कराने में क्या मिलेगा हमें, सोडियम हाइड्रोक्साइड। क्या मिला, सोडियम हाइड्रोक्साइड, क्लोरीन और हाइड्रोजन गैस हमें मिली। देखिए कैसे कराते हैं, जब हम NaCl को प्लस जल के साथ, जब हम जल के साथ क्रिया कराते हैं तो सोडियम हाइड्रोक्साइड और क्लोरीन और हमें जल प्राप्त होता है। इन तीनों उत्पादों का उपयोग विभिन्न उपयोगों में होता है। जो ये तीनों के तीनों जो उत्पाद बने हैं, इनका उपयोग भी अलग अलग होता है। यानी अब देखिए, सोडियम हाइड्रोक्साइड ऐसे बनेगी, सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन से जब हम विद्युत धारा को प्रवाहित करते हैं तो सोडियम हाइड्रोक्साइड वियोजित होकर अलग हो जाता है। इस अभिक्रिया को क्लोर क्षार अभिक्रिया भी कहते हैं। इसके उत्पाद के रूप में NaOH और Cl2
और हमें क्या हाइड्रोजन गैस बनती है। यानी सोडियम क्लोराइड ये लिखा है और जल की क्रिया कराने पर सोडियम हाइड्रोक्साइड और क्लोरीन और हाइड्रोजन गैस हमें मिल गई। अब इन तीनों के जो उत्पाद ये बने, देखो ये अभिकारक होते हैं और ये उत्पाद, ये आप पिछली क्लास में हमने पढ़ा है। अब हम इसके यूज जानेंगे, इसका उपयोग कहाँ कहाँ होगा। सौंदर्य प्रसाधन के लिए हम इसका उपयोग करते हैं, जितने भी कॉस्मेटिक के उपयोग होते हैं। जल की स्वच्छता के लिए हम इसका इस्तेमाल करते हैं, कीटनाशक के लिए, कागज बनाने में, कृत्रिम फाइबर के निर्माण में। अगर आपको कोई पूछता है कि सोडियम हाइड्रोक्साइड के निर्माण जो होता है वो इनका उपयोग कहाँ कहाँ होता है, तो हम इसके उपयोग को बता सकते हैं। अब देखिए, अब हम पढ़ेंगे ब्रंजक चूर्ण के निर्माण के बारे में। ये तो समझ में आ गया। अब देखिए ब्रंजक चूर्ण, जिसका नाम होता है कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। ब्रंजक चूर्ण का नाम होता है कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, जिसका सूत्र होता है CaOCl2। रासायनिक नाम क्या है? CaCl2। अब इसे हम बनाने की विधि को देखेंगे। जलीय सोडियम क्लोराइड के विद्युत अपघटन से क्लोरीन का निर्माण होता है। यानी जलीय सोडियम क्लोराइड के विद्युत अपघटन से क्लोरीन का निर्माण होता है। क्लोरीन गैस का उपयोग ब्रंजक चूर्ण के उत्पादन या निर्माण के लिए हम करते हैं। यानी जो क्लोरीन गैस है उससे हम क्या करते हैं, उपयोग से ब्रंजक चूर्ण के निर्माण या उत्पादन में हम इसका उपयोग करते हैं। हम इसमें क्या लेंगे, शुष्क बुझा हुआ चूना CaOH का होल ट्वाइस, यानी ये शुष्क बुझा हुआ चूना है, ठीक है, इसे बोलते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। पर हम क्लोरीन गैस की क्रिया कराते हैं। क्या कराते हैं? क्लोरीन गैस की क्रिया कराते हैं, जिससे ब्रंजक चूर्ण का निर्माण होता है। देखिए, जैसे ही हमने CaOH का होल ट्वाइस लिया, यानी शुष्क बुझा हुआ चूना लिया, और हमने इस पे Cl2 की क्रिया जैसे ही कराई तो हमें ब्रंजक चूर्ण का निर्माण हो गया। जैसे कि हमें यहाँ देखिए CaO शुष्क बुझा हुआ चूना, यहाँ पे सूत्र गलत लिखा है, ये देखिए CaO, ठीक है, शुष्क बुझा हुआ चूना हमने लिया तो हमें क्या मिलेगा? हमें क्या मिलेगा? इससे जैसे ही शुष्क बुझा हुआ चूना से हमने क्रिया कराई क्लोरीन को, तो हमें कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड प्राप्त हुआ और हमें जल मिला। जैसे ही हम इसकी क्रिया क्लोरीन के साथ ये अभिकारक दोनों आपस में क्रिया करके कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड और प्लस जल का निर्माण करते हैं। यानी शुष्क बुझे हुए चूने की जब हम क्रिया करते हैं तो क्लोरीन के साथ क्रिया कराने पर ही हमें ब्रंजक चूर्ण का निर्माण होता है। अब हम इसके उपयोग के बारे में, ये रिएक्शन देख लें, कोई गड़बड़ी तो नहीं है, देख लो। यहाँ हाइड्रोजन और O2 है, एक ये है, तो एक O ये है, Ca ये है, ये तो बैलेंस है। Cl2 2 है तो यहाँ भी 2 है, हाइड्रोजन 2 है तो यहाँ हाइड्रोजन 2 है और ऑक्सीजन 1 है, ठीक है। इसके बाद क्लियर हो गया। देखिए, शुष्क बुझा हुआ चूना लिया CaOH का होल ट्वाइस, इस पे जैसे ही क्लोरीन की क्रिया हम कराते हैं तो हमें ब्रंजक चूर्ण का निर्माण होता है और जल का। यानी CaOH का होल ट्वाइस क्लोरीन की क्रिया कराने पर तो हमें क्या मिलेगा? क्या मिलेगा? हमें ब्रंजक चूर्ण का निर्माण होगा, जिसका नाम होता है कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, ठीक है। इसके उपयोग कहाँ कहाँ होगा? कागज के निर्माण में, लॉन्ड्री में जो कपड़े होते हैं उनके सफाई में, रासायनिक अपचायक के रूप में, और जल के जीवाणु से मुक्त करने में, जल से जीवाणुओं को मुक्त करने में। एक बात दोबारा समझिए, इसमें क्या करेंगे? शुष्क बुझा हुआ चूना लेंगे, जिसका सूत्र ये लिखा है
इस पे जैसे ही क्लोरीन की क्रिया करेंगे तो हमें निर्माण होगा इसका कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड का और जल का। उपयोग हमने बता दिए। बेकिंग सोडा पढ़ेंगे हम। तो बेकिंग सोडा का जो रासायनिक नाम होता है सोडियम हाइड्रोजन कार्बन। इसका सूत्र होता है NaHCO3। यानी बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम लिखा है और रासायनिक सूत्र लिखा है NaHCO3। अब हम इसे बनाएंगे कैसे, देखिए बनाने की विधि को। सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ विलयन में अधिक मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड प्रवाहित कराने पर NaHCO3 तथा जल प्राप्त होता है। यानी सोडियम ऑक्साइड के शांत विलयन में हम अगर अधिक मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रवाहित करते हैं तो हमें क्या मिलेगा, NaHCO3 हमें और जल प्राप्त होता है। देखिए हम क्या करते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड का सूत्र लिखा है NaOH और कार्बन डाइऑक्साइड की जैसे ही हम क्रिया कराते हैं तो हमें क्या क्या मिलेगा, बनेगा सोडियम बाइकार्बोनेट और हमें जल प्राप्त होता है। सोडियम बाइकार्बोनेट और हमें जल प्राप्त होगा। अब हम ऐसे सोडियम बाइकार्बोनेट को यहाँ रखते हैं, दोबारा से क्रिया कराते हैं। सोडियम बाइकार्बोनेट को हम यहाँ रखते हैं, क्रिया कराते हैं किसके साथ, फिर दोबारा से हम कार्बन का इस्तेमाल करते हैं। किसका इस्तेमाल करते हैं, कार्बन, क्योंकि दो चीजें तो हैं ही है, जल और ये तो है ही, क्योंकि अभी हमने सोडियम हाइड्रोक्साइड में कार्बन को मिलाया तो हमें ये प्राप्त हुआ सोडियम बाइकार्बोनेट और जल मिला। इसे दोबारा से हम यहाँ लिखते हैं सोडियम बाइकार्बोनेट और जल को, और फिर इसमें कार्बन जोड़ देते हैं। जब ये कार्बन और जल जैसे ही जुड़ता है तो हमें क्या बनता है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बन प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बन प्राप्त होता है। कोई किसी को दिक्कत, इसमें क्या करते हैं, इसे बनाने के लिए सोडियम हाइड्रोक्साइड में क्रिया कराते हैं किसकी, कार्बन डाइऑक्साइड की, तो हमें सोडियम बाइकार्बोनेट प्राप्त होता है और जल। ये दोनों को हम दोबारा से यहाँ रख लेते हैं और कार्बन से फिर क्रिया करा देते हैं, जिससे हमें सोडियम हाइड्रोजन कार्बन प्राप्त होता है। इसका देखिए हम उपयोग कैसे करते हैं बेकिंग पाउडर के निर्माण में। ठीक है, सोडा अम्ल अग्निशामक के उपयोग में। सोडा जो इसमें क्या है, अग्निशामक जो आग को बुझाने वाले होता है उसके निर्माण में। पेट की अम्लता को समाप्त उदासीन करने में, पेट की जैसे कि एसिडिटी हो जाती है उसको समाप्त करने में। केक के निर्माण में, इसके निर्माण में, केक के निर्माण में हम इसका उपयोग करते हैं। देखिए प्लास्टर ऑफ पेरिस, देखिए पीओपी जो हर के मकानों में होती है, पुट्टी पीओपी बोलते हैं। इसका रासायनिक नाम होता है कैल्शियम सल्फेट हेमेटाइट। क्या नाम है इसका, पीओपी का नाम जो रासायनिक है कैल्शियम सल्फेट हेमेटाइट। इसका रासायनिक सूत्र होता है CaSO4 1/H2O, यानी आधा जल जो है, आधा अणु जो है वो जल का है। इसे बनाएंगे कैसे, बनाने की क्रिया देखिए। इसका रासायनिक सूत्र ये है, बनाने की क्रिया। जिप्सम को 373 केल्विन पर गर्म करने पर यह जल के अणुओं का त्याग कर कैल्शियम सल्फेट हेमेटाइट बनाता है। जब जिप्सम को 373 केल्विन पर गर्म करते हैं तो ये जल के अणुओं का त्याग कर कैल्शियम सल्फेट हेमेटाइट बनाता है। देखिए CaSO4 1/H2O यानी आधा जल। फिर हमने लिया आधा जल वायु अणु का, एक और लिया यानी जल का। तो हमने क्या, दो जल, यहाँ जिप्सम, जब जिप्सम होता है यानी ये तो अभी हमने क्या बनाया, ये पीओपी है, ये क्या है, इससे कैसे बनेगा, यानी CaSO4 के दो अणु होंगे। कैसे होंगे, दो अणु बनेंगे। और ये सूत्र कैसे है, इसको हम जब गर्म करते हैं तो हमें ये प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है, जिप्सम। ये इसको, ये आधा तो ये होगा और आधा ये होगा, तो दोनों मिलकर क्या बना रहे, 2H 1/ये 1/ये, तो मिलकर कितने, दो अणु बनाते हैं किसके, जल के।
यानी हम जिप्सम को जब 373 केल्विन पर गर्म करने पर हमें जल के अणुओं का त्याग कर कैल्शियम सल्फेट हेमेटाइट बनाता है। क्या बनाता है? कैल्शियम सल्फेट हेमेटाइट बनाता है। तो यहाँ देखिए फार्मूला देखिए, ये 1/, ये कैल्शियम पीओपी है और ये जल है, तो इसका जिप्सम का निर्माण हुआ। अब आगे देखिए नोट, जल केवल आधा अणु क्रिस्टल के जल के रूप में जुड़ा होता है। जो जल है वो सिर्फ आधा अणु के रूप में जुड़ा होता है, और CaSO4 में 2 इकाई सूत्र जल एक अणु के साथ साझेदारी करते हैं। यहाँ पर 2 इकाई यानी 2 यूनिट के साथ जुड़े होते हैं यहाँ पर, और यहाँ पे कितना जुड़ा होता है? यूनिट। यहाँ पे यूनिट कितनी होती है? यूनिट होती है 1/2, यानी आधी यूनिट यहाँ पर होती है और यहाँ पर 2 यूनिटों के साथ जुड़ा होता है। यानी कहने का मतलब ये है कि जिप्सम को सबसे पहले 373 केल्विन पर गर्म करने पर यह जल के अणुओं का त्याग कर कैल्शियम सल्फेट हेमेटाइट बनाता है। ठीक है, इसके बाद इसके उपयोग देखिए, खिलौना बनाने में, सजावट के सामानों को बनाने में, सतह को चिकना करने में। डॉक्टर क्या करता है? टूटी हुई हड्डी को स्थिर रखने के लिए इसका उपयोग करता है, किसका? पीओपी का। और पीओपी पहले जिप्सम ही को तो बनाएंगे आप, जिप्सम के बाद ही तो इसको आप कन्वर्ट करेंगे। ठीक है।